नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड के बहुत ही गंभीर मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इन्हीं गंभीर मुद्दों पर हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, क्या आप लोग चाहते हैं? और आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो? दूसरा, उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति हो, जिसकी वजह से आज भ्रष्टाचार चल रहा है और जो भ्रष्टाचार है वो उस पर कहीं ना कहीं रोक के लिए ये लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो है, लोकायुक्त की मांग के लिए जो है यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर के, भू कानून की मांग को लेकर के, सशक्त भू कानून की मांग को लेकर के सारे लोग जो हैं यहाँ पर लगातार जो है इस मांग को उठा रहे हैं। इसके साथ ही जो मूल निवास 1950 है उसको लेकर के विधायक और सांसदों की पेंशन बंद हो, इस बात पर कितने लोग अपना समर्थन देते हैं कि विधायकों और सांसदों की जो पेंशन है वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर कम से कम 70% रोजगार जो है उत्तराखंड के युवाओं को मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में लोकायुक्त की मांग को लेकर के लंबे समय से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हम भी लगातार इस धरने पर, अभी जितने लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। बडोनी जी, बलूनी जी, सब लोग जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग जो है बहुत लंबे से समय से एक अलग जगाए हुए हैं उत्तराखंड की जनता के भीतर। आपको क्या लगता है, क्या ये जनता की कहीं न कहीं बड़ी कमजोरी है कि आखिर इतनी बड़ी मांग को लेकर के आप लगातार जो है उठा रहे हैं उस मांग को? आखिर ये जनता के लिए मांग है, उसके बावजूद जनता इस पर जो है कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता जनता का। सबसे पहले तो हम पहाड़ टीवी को धन्यवाद अदा करते हैं और पहाड़ टीवी की समस्त टीम को हमारा आभार है, क्योंकि पहाड़ टीवी हमारे जो पहले दिन से पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से ये मुद्दे को उठाया है। तो हमारे उत्तराखंड की जनता से एक ही बात कहनी है, क्योंकि लोकायुक्त ये नियुक्ति आने से ना बलोदी जी को फ़ायदा होगा, ना सुमन बडोनी जी को फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा उत्तराखंड की जनता को होगा, जो कोर्टों में धक्के खाते हैं सालों साल तक। उनके केसों के चक्कर में भले वो चले जाएं, लेकिन वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। लोकायुक्त होगा तो 15 दिन में फैसला आ जाएगा। जो भ्रष्टाचारी होगा उसको सज़ा मिलेगी और उसको राहत मिलेगी। आदमी को लाखों रुपए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड की जनता के हित के लिए है। जो लोकायुक्त कार्यालय खुला हुआ, हर महीने वहाँ लाखों की करोड़ों में जो सैलरी जा रही है, वो किराया जा रहा है, वो हमारे उत्तराखंड के लोगों का टैक्स का पैसा जा रहा है। वो सफ़ेद हाथी इन्होंने खड़ा करके उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए, लोकायुक्त आने से सभी लोगों को राहत मिलेगी। हमारा आज भी कहना है, उत्तराखंड की जनता से भी कहना है, उत्तराखंड सरकार से हमारे दोनों हाथ जोड़ कर अपील है, क्योंकि ये थोड़ा आपसे एक सरल भाषा में, क्योंकि युवा भी जुड़े हुए हैं और युवाओं को बता दें कि 2012 में भुवन चंद खंडूड़ी जब जो है मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने लोकायुक्त की बात की थी। युवा इस वक्त आपको देख रहे हैं, लोकायुक्त आने के बाद किस तरह से भ्रष्टाचार कम होगा, एक सरल शब्दों में कम से कम युवा समझ पाए कि आखिर ये लोकायुक्त है क्या। पहले तो युवा समझ नहीं पाते हैं आखिर है क्या। अगर इसका गठन हो जाता है, लोकायुक्त की जो है पूरी तरह से जो है जो समिति है वो बन जाती है, उसके बाद किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोकथाम लग पाएगी। लोकायुक्त एक जज है, लोकायुक्त एक जज है। सभी को समझना चाहिए कि जज को बैठाना है। वहाँ सारा स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन एक जज को नहीं बैठा रहे हैं। जज बैठेगा तो जो वहाँ हजारों के फाइलें लगी हुई उन पर कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। 15 दिन में फैसला आ जाएगा। जो सालों साल तक केसों के लिए धक्के खाते हैं, वो धक्के किसी युवाओं को नहीं खाने पड़ेंगे, किसी लोगों को खाने नहीं पड़ेंगे। तो हमारा इसीलिए कहना है कि लोकायुक्त आएगा तो सभी को राहत मिलेगी। और हमारा ये कहना है, उत्तराखंड सरकार के खुद 2017 के मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। इन्होंने, भाजपा ने बोला था उस समय कि 56 घोटाले कांग्रेस ने किए और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उन घोटालेबाज को जेलों के सलाखों के पीछे डालेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो 56 घोटाले वाले कहाँ गए अभी तक? वो लोकायुक्त जिसके लिए 100 दिन बोला था आपने, पिछले 5 साल भी चले गए, फिर ये दूसरा साल चल रहा है। वो 100 दिन अभी क्या पूरे नहीं हुए? आखिर जो इतनी उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार की बाढ़ आई है, ये कारण क्या है जो आप लोग लोकायुक्त नहीं बैठा रहे हैं? क्योंकि
हमारे को लगता है कि इनके मंत्री से लेकर संतरी तक सारे के सारे सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अभी, दोबारा एक सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। पिछले 22 वर्षों से यही सब कुछ उत्तराखंड के भीतर चल रहा है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोपी होते हैं उन्हें सजा नहीं मिल पाती और जनता के सामने वो चेहरे बेनकाब नहीं हो पाते। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। क्या जनता इसी तरह के सवाल जवाबों के बीच में घिरी रहेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ स्वराज सेवा पार्टी से, स्वराज सेवा दल से रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, लगातार युवाओं की बात आगे उठा रहे हैं। जोशी साहब, एक दूसरे पर पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं, अब आप जो है जनता और युवाओं के बीच में जा रहे हैं, लगातार उन्हें जो है जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो है युवा, प्रदेश का युवा जाग चुका है और एक बड़ी क्रांति होने वाली है? सबसे पहले मैं पहाड़ टीवी का सादर धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार उजागर कर रहे हैं और स्वराज सेवा दल लगातार युवाओं के बीच जा रहा है, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है। जिस प्रकार युवा शक्ति, मातृशक्ति लगातार स्वराज से जुड़ते चले आ रहे हैं, उसके लिए युवाओं का और मातृशक्ति का भी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह, कांग्रेस भाजपा इन 22 वर्षों में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन क्या मिला इस प्रदेश को सिवाय भ्रष्टाचार के? लोकायुक्त अगर आ जाता, लोकायुक्त आने से इनके जो है गले बांध पे फांसी का एक फंदा पड़ जाता, जिसकी वजह से न तो कांग्रेस ने लोकायुक्त दिया, न ही भाजपा ने लोकायुक्त दिया। और एक मजबूत अगर लोकायुक्त आ जाता तो जो आज ये भर्ती पेपर लीक मामला हुआ, कभी एनएच घोटाला हुआ, कभी छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, कभी दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, अब जो है शिक्षा भर्ती घोटाला भी बहुत जल्दी उजागर करेंगे। जिस प्रकार विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, तो लोकायुक्त बहुत जरूरी है इस प्रदेश में। और इससे बड़ी बात भी, अगर नवरात्र तक माननीय धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो स्वराज सेवा दल क्या करेगा? मैं भी अपने युवाओं से एक बात बता देता हूँ। देखिए, जब स्वराज सेवा दल ने सबसे पहले विधानसभा भर्ती घोटाला खोला, सरकार के संज्ञान में आ गया, जिस समय धन सिंह रावत जी के शासनकाल में जो लगातार घोटाले, सहकारिता घोटाला और तमाम घोटाले, जो भर्ती पेपर लीक घोटाले खुले, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था? भाजपा की डबल इंजन सरकार को सबसे पहले धन सिंह रावत जी को और प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके पदों से हटाना चाहिए था। उसके बाद जो जांच हुई, यह लोग अच्छे तरीके से, एसटीएफ जो कार्रवाई कर रही है वैसे तो अच्छा कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई इनके गले तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि संविधान के अनुरूप न तो प्रेमचंद अग्रवाल से पूछताछ कर सकते हैं, न ये धन सिंह रावत से पूछताछ कर सकते हैं। ये केवल हाकम जैसे, चंदन सिंह मनराल जैसे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे थोड़े दिनों में। जिस प्रकार से मैं एक दिन एसटीएफ को वो फेसबुक पर पढ़ रहा था, इन्होंने कहानी सी बना ली है, बहुत जल्दी और मैक्सिमम 15 से 20 दिन में वो इस पर चार्जशीट लगा देंगे। इन्होंने बताया था कि चंदन सिंह मनराल, हाकम सिंह और इनका एक मैन और गुर्गा इन्होंने दिखा दिया कि उसने पेपर लीक करा। आप मुझको एक बात बताइए, LIU आपके पास है, IB आपके पास है, SOG आपके पास है, STF आपके पास है, तमाम मुखबिर आपके पास हैं, तो जिस समय भर्ती पेपर लीक हुई, क्या सरकार के कानों में बात नहीं पहुंची होगी? क्या ये संभव है? जिस समय वो पेपर लीक हुआ उसी समय सरकार को पता चल गया होगा। उसके बाद में जब विधानसभा भर्ती घोटाला मैंने खोला, लगभग आज से 6 महीने पहले मैं विधानसभा के गेट पर बैठा, हमारी विधानसभा अध्यक्ष महोदया श्री ऋतु भूषण खंडूरी जी ने बयान भी उसमें दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि क्या हो रहा है, ये जांचों के नाम से। NH घोटाले में क्या हुआ, जो मुख्य आरोपी थे वो बरी हो गए, वो उन पर कोई जांच का हुआ नहीं। डॉक्टर सदानंद दाते साहिब जैसे ईमानदार अफसरों को केंद्र में जाना पड़ा और वह जो मुख्य जो आरोपी थे बच गए और आज प्रमुख सचिव। आपके पास दूसरे सवाल को लेकर के भी आऊंगा रमेश जोशी जी, लेकिन अभी आपको एक अपडेट बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री फिलहाल 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं और फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं 2 मंत्रियों के ऊपर गाज गिर सकती है। इसको लेकर के भी और मुख्यमंत्री वहां पर फीडबैक दे रहे हैं जो विधानसभा में भर्ती हुई है उसको लेकर के। इसके अलावा जो घपला इस वक्त जो है प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर के चल रहा है, उसको लेकर के भी शीर्ष नेतृत्व को कहीं न कहीं फीडबैक देंगे और हालातों से रूबरू करवाएंगे कि वास्तव में उत्तराखंड के भीतर चल क्या रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल वहीं आके रुक जाता है कि आखिर हाकम का आका कौन है?
लोग अभी भी लगातार पूछ रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, यदि लोकायुक्त इस प्रदेश में रहता तो 15 दिन के भीतर वो चेहरे बेनकाब हो जाते। आप तो लंबे समय से, वर्षों से लगातार लोकायुक्त की मांग को लेकर के सड़कों से लेकर के तमाम जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? आखिर लोकायुक्त पर सरकार चुप क्यों है? क्या कारण हो सकते हैं इसके? जी इसमें तो बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकायुक्त एक ऐसा नहीं कि हमारी मांग है लोकायुक्त की मांग। लोकायुक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत उत्तराखंड में है, क्योंकि जब उत्तराखंड में राज्य बना था तो भाजपा कांग्रेस की जैसी सरकार आए तो इनका एक दूसरे का आपस में लड़ाई हुई। उनने कहा तूने चोरी कर दी, उसने कहा तूने चोरी कर दी। अब आई बात खंडूरी जी की सरकार में, तो जब लोकायुक्त हुए तो जब अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन के बाद यह हो गया कि राज्य में लोकायुक्त बनेगा और केंद्र में लोकपाल। ठीक है, खंडूरी जी की सरकार थी, हम तो धन्यवाद करते हैं खंडूरी जी को कि आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण बहुमत से विधानसभा में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी। अब लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी वहाँ कार्यालय में। उसके बाद जो लोकायुक्त तो वहाँ से रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद वो लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार आई, बहुगुणा जी की सरकार आई, उसके बाद बहुगुणा जी की सरकार आई तो आपको पता ही है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका जो स्कूटर में जो है टैक्सी का तेल पड़ा, वो तो आपको पता है, उस समय तो वो कांग्रेस में थे। लेकिन वो मामला अब खत्म हो गया क्योंकि अब वो भाजपा में है। अब वो तो चलो कहानी खत्म हो गई। अब आई हरिराव जी की सरकार। अब हरिराव जी की सरकार आई तो आपको ही पता है कि इतना बड़ा सामने सब कुछ दुनिया ने देखा, उत्तराखंड की जनता ने देखा। हाई कोर्ट से सरकार उनकी जो है कुछ समय के लिए गवर्नर शासन लग गया, तो वो अपने को उलझाने और सुलझाने में लगे रहे। लोकायुक्त की नियुक्ति वो भी नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये क्या हुआ, कि अब लगता है कि खुद तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2017 का जो चुनाव लड़ना था, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो कांग्रेस ने, हमने पता करा तो कांग्रेस ने जो है 56 घोटाले कर रखे हैं, तो हम अगर आते हैं तो बनते ही जो है खंडूरी जी का जो लोकायुक्त किया था, उनने पास किया था, और 100 दिन के अंतर्गत में विधानसभा 100 दिन के अंतर्गत में जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो लोकायुक्त की हम नियुक्ति करते। वो भी नहीं बन पाया। वो 100 दिन के अंतर्गत वो भी गया, वो 5 साल वो भी गया, मुख्यमंत्री 3 बदल दिए गए। तो आखिर कारण क्या था? अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार थी, आपका मुखिया जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं 2017 में, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। और हम कह रहे हैं कि आप महोदय कि आप मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों की सरकार चला रहे हैं। हमने उनको प्रमाण दिया, एक नहीं 10 प्रमाण दिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे उस समय जो तत्कालीन जो त्रिवेंद्र सिंह जी थे, उनको हमने प्रमाण दिया कि एक माँ और बेटे में, आपको सामने मैंने पहले भी मीडिया के सामने मेरी बात रखी थी कि क्या एक माँ और बेटे में क्या 4 साल का फर्क हो सकता है। हमने त्रिवेंद्र सिंह जी को बताया कि सर यह है कागज कि क्या एक माँ और बेटे में सगी माँ। लेकिन बलून जी इसमें जो है ये भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार भ्रष्टाचारियों पर जो है हमला बोल रहे हैं, अपनी सरकार के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं, इस पर क्या कहें? ये बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा कि धामी जी की सरकार गिरने वाली है। ये भी हाँ बिल्कुल, ये तो समीकरण है। क्या आप 6 बार के विधायक मदन कौशिक जी को नकार दोगे? अरे भाई उत्तराखंड तो सारा प्लान हो गया, सारा शहरों के ओर आ गया है, और शहरों को आ गया जब तो 6 बार का भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जो मंत्री भी कभी कैबिनेट मंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री का उनके पास पूरा ओहदा था, काम हुए नहीं वो जानते हैं, उन्हीं के लोग जानते होंगे, हरिद्वार की जनता जानती होगी। आज वो तो 6 बार बंशीधर भगत जी, उनकी बंशी वो बंद कर दी गई उनका। वो तो जो हैं मुख्य जो हैं, ये सारे हैं नहीं। अगर ये काम, ये जो आप कह रहे हैं कि ये मामला है, ये सारा मामला मुख्यमंत्री धामी जी का, सरकार निश्चित जाने वाले कुछ समय बाद। और हम तो दुआ करते हैं, हमने तो एकता विहार में 56 दिन घपला किया था, आंदोलन किया था, वो खड्डा खोदा था, तुरंत त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी हटी, उसी दिन हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। और हमको ये आशा हुई कि उत्तराखंड एक बड़ी बात आपको बता दें कि एकता विहार जो धरना स्थल था, वहां पर दोनों ही जो है उस वक्त भी 2021 में लोकायुक्त की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, और इन्होंने एक भूमि समाधि लेने के लिए वहां पर गड्ढा बनाया था। उस गड्ढे में जब दोनों बैठे थे, उसको हमने भी कवरेज किया था, और उस बात पर मुहर लग गई कि उसके ठीक 2 दिन बाद कहीं न कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। अब जो है वर्तमान में लगातार लोकायुक्त की मांग चल रही है।
लंबे समय से हालांकि जो है लोकायुक्त को लेकर के जो है सरकारें गुमराह करती रही, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारें सबसे बड़ी झूठी है इस मामले में? देखो बिल्कुल सरकार बिल्कुल झूठी है, यहाँ से लेकर के केंद्र तक। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि डबल इंजन को, मुझे भले ही कोई ये कहते कि ये उसका एजेंडा या उसका है या भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपको जब प्रमाण दे रहा हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं उनका वैसा विरोध नहीं कर रहा हूँ, हकीकत करूँगा जो करूँगा, वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, और कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, भारत का प्रधान सेवक। प्रधानमंत्री नहीं कहा उन्होंने, प्रधान सेवक हूँ, लेकिन उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की केंद्र की सरकार में और उन्हीं के राज्य सरकार ने एक परमानंद बलोदी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को भी भारत निर्माण सेवक जो है प्रमाणित कर रखा है कि आपने भ्रष्टाचार देखो, हम केंद्र से लड़ रहे हैं और आप राज्य से अगर भ्रष्टाचार की जहां आपको नजर आती है, बू भी नजर आती है, तो ये आपका प्रमाण पत्र है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रमाण के साथ कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़िए। अगर आपको ग्राम पंचायत में अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है और वहाँ आपकी सुनाई नहीं हो रही है, वीडियो के द्वारा नहीं हो रही है ब्लॉक में, तो आप जिले में जाइए, सीडीओ से बात करिए, शिकायत डीएम से शिकायत करिए, वहाँ नहीं हो रही है तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और सरकार से बात करें। अगर वहाँ भी नहीं हो रही है तो जो लोकायुक्त है लोकायुक्त में जाइए। है जी, सुनवाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हुई जी। देखो सुनाई क्या हुई, मुझे आज 5 साल हो गए हरिद्वार में, मैंने शरण ले रखी हरिद्वार में, मैं अपना घर ये भ्रष्टाचारियों से, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में मुझे घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। मेरे बच्चे के साथ, युवक बच्चे के साथ जो अभी आर्मी की तैयारी कर रहा था वहाँ मैदान में, उसके साथ प्राण घातक हमले करके रिपोर्ट दर्ज करी गई, उसमें कार्रवाई नहीं हुई कि मेरा 5 लाख की सुपारी का रिकॉर्ड मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह जी को, जिलाधिकारी अल्मोड़ा दिया था, कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर को दिया था। पूरे शासन प्रशासन में मेरी वो सिटी घूम रही थी और आप सुनाई दे रहे हैं कि आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वाले के खिलाफ आप सुपारी दे रही है आपकी सरकार। तो हमको मजबूरन त्रिवेंद्र सिंह सरकार जी ने मजबूरन कर दिया कि आप यहाँ से निकलिए। और जब हम आज यहाँ आया, आज हमको जब यहाँ आए, क्योंकि जब हमको ब्लॉक से सहयोग नहीं मिला, जिले से सहयोग नहीं मिला, किसी जिलाधिकारी ने, हम तो कह रहे हैं जिलाधिकारी भी और जो वो लोग जिलाधिकारी थी उन्होंने भी हमारा सहयोग नहीं किया, उनने हमारा शोषण किया। ये बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ किस तरह की साजिशें होती हैं, किस तरह से उन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है, ये तमाम उदाहरण इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये लोकायुक्त की जो मांग है, ये दरअसल इनके घर की मांग नहीं है, ये उत्तराखंड के हर बच्चे के लिए जो भविष्य में जवान होगा उसके लिए भी ये मांग है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये मांग है। लेकिन जनता को भी कहीं न कहीं जागना होगा। एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं, हमारे साथ एक युवा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, युवा को भी मैं, युवा से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि युवाओं की भी ये बड़ी लड़ाई है। इस वक्त जो है यूके SSC को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ है, विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ है, सहकारी विभाग में जो नियुक्तियों के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर के भी युवा लगातार आंदोलनरत है। लेकिन यदि लोकायुक्त रहता तो कहीं न कहीं इस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती। क्या कहेंगे? युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ लंबे समय से हो रहा है, अब जाके मामले खुलने शुरू हुए हैं और युवा भी खुलकर सामने आने लगा है। क्या इसका रिजल्ट रहेगा, क्या आपको लगता है? सबसे पहले मैं पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। और इस समय भ्रष्टाचार जो कि बहुत चरम पर है और एक मामले नहीं है, अगर खोले जाएं तो लगभग इतने मामले निकलेंगे। और अभी जैसे हमारे बडोनी जी लोग बैठे हैं, हम इनके साथ के लिए, यहाँ पर साथ का मतलब ये लड़ाई हमारी है, इनने शुरू कर किया। और स्वराज सेवा दल की तरफ से हम दिन रात इनके साथ, चाहे इसके लिए हमें अपना सबको न्यौछावर करना पड़े, प्राण देने पड़े, क्योंकि आज भ्रष्टाचार यहाँ के खून, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ के नेताओं के खून में मिल चुका है। और जैसे अभी एक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार देख लीजिए, दून विश्वविद्यालय में भी आप इतना बड़ा मामला हमने उठाया था, एक रजिस्ट्रार की फर्जी नियुक्ति है, एक इतना मतलब इतने वेल एजुकेटेड लोग नहीं मिले इन्हें पूरे उत्तराखंड में। धन सिंह रावत जी ने उनको रजिस्ट्रार बना दिया, मंगल सिंह मद्रवाल जी को हमने डीजीपी महोदय को पूरे साक्ष्य दिए, ATF STF को दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मंत्री जी के संरक्षण में। कल वहाँ एक पेपर कराया जाता है और हमने एक बार पहाड़ टीवी को पहले भी बताया था सर कि वो पेपर कराने के बाद संडे को वहाँ पर इंटरव्यू होता है। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जब सारी तरफ से चारों तरफ भ्रष्टाचार पर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए मंगल सिंह मद्रवाल जी की हिम्मत देखिए कि उन्होंने संडे को उसका वो कर दिया और 10 घंटे के अंदर में रिजल्ट घोषित कर दिया। कितने दबाव में ये अफसर, और क्योंकि करप्शन, इनको पता है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, जेल जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते भी करप्शन करके जाएंगे। बड़ा सवाल उठाया है युवा ने कि जो दून यूनिवर्सिटी है,
दो यूनिवर्सिटी में संडे को कैसे जो है एक इंटरव्यू होता है और चंद घंटों बाद उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं जारी हो जाता है। मंगल सिंह मंदरवाल जो वहाँ पर कुल सचिव हैं, उनको लेकर के तमाम सवाल आप उठा रहे हैं। क्या इसके लिए आपने कहीं ना कहीं जो है इनकी शिकायत की है, इस पर कोई कार्रवाई हुई है? बिल्कुल सर, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे इनके साक्ष्य दिए हैं कार्रवाई के लिए, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय डीजीपी महोदय को, क्योंकि जो ये पेपर यहाँ पर उन्होंने करवाया था उसमें जो ये कंपनी अभी ब्लैक लिस्टेड है जिस पर कार्रवाई हो रही है, तो उस कंपनी, हाँ, तो उसी कंपनी ने वहाँ पर सारी शॉर्ट लिस्टिंग की है। तो देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आज क्या ATS उनसे पूछ नहीं सकते? वहाँ पर सारे साक्ष्य हमने दिए। एक वहाँ पर एक क्लर्क का पेपर हुआ और एक हुआ अधिकारी का, उसके 40 क्वेश्चन सेम है। मैं आज भी अगर आप कहेंगे, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पेपर आपको दिखा सकता हूँ। क्या एक अधिकारी के पेपर और एक क्लर्क के पेपर में कितना अंतर होना चाहिए? 40 क्वेश्चन सेम है। मैं आपको कल सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार आप क्या मानते हैं? एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं हो रहा है कि दून यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप इसकी मांग को लेकर क्या STF के पास नहीं गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस पर? क्या देखिए, मैं लगातार मंगल सिंह मंदरवाल जो कि 3rd डिवीजन है, 3rd डिवीजन वाले को रजिस्ट्रार बना दिया। एक से एक वेल एजुकेटेड, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक शिक्षित, इनको इस प्रदेश में नहीं मिले। एक से एक प्रोफेसर वहाँ पर हैं। इन्हें एक 3rd डिवीजन वाला मंगल सिंह मंदरवाल जो कि धन सिंह रावत जी के साथ नगर यूनिवर्सिटी से चला रहा है, और धन सिंह रावत जी ने अपने शासनकाल में इसके लिए शासनादेश बदल दिया। दिलीप जावलकर साहिब की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंगल सिंह मंदरवाल की नियुक्ति ही फर्जी है, अवैध है, अस्थायी है। उसको कैसे रजिस्ट्रार बना दिया? हमने इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में डाला। मैंने स्वयं माननीय DGP महोदय के यहाँ पर पूरा दे के आया उनको कि साहब इसकी जांच STF से करवाइए। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी ने इनका जो है सब कुछ कर रखा है, RMS ने, कि यहाँ संलिप्तता है। आप मंगल सिंह मंदरवाल को बुलाइए। जब STF मंगल सिंह मंदरवाल एक मामूली से रजिस्ट्रार को नहीं बुला पा रही, उनसे नहीं पूछताछ कर पा रही, तो क्या धन सिंह रावत से या प्रेमचंद अग्रवाल से कर पाएंगे ये पूछताछ? इसलिए, और उनकी भी मजबूरी है। बिल्कुल, कुल मिला के STF की बस की बात नहीं है कि जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़ सके। ये आरोप जो है लगातार लग रहे हैं, इसलिए CBI जांच की मांग क्यों हो रही है? इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि STF कहीं ना कहीं जब छोटे लोगों के गिरेबान नहीं पकड़ पा रही है तो बड़े लोगों के गिरेबान कैसे पकड़ पाएगी? बिल्कुल। और दूसरी ओर, अगर नवरात्र तक धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो सुराज एक ऐसा आंदोलन, धन सिंह रावत के आवाज पर हजारों युवाओं के साथ, मातृ शक्ति के साथ, सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से, बेरोजगारों से, और जो लोग लगभग आज 50-55 दिनों से नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा हुआ है, वह उन लोगों को ये लोग वर्षवार नियुक्ति नहीं दे रहे, सबको संगठित करके धन सिंह रावत के आवास के बाहर बैठेंगे। पूरे प्रदेश को, देश को पता तो चलेगा, जीरो टॉलरेंस की सरकार तो पता चलेगा कि ये लोग किस प्रकार से संलिप्त हैं और सरकार क्यों इनको संरक्षण दे रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, इतना बड़ा प्रदेश का माहौल खराब है, इतनी बड़ी समस्या प्रदेश में, और वो जर्मनी चले गए। भाई उन्हें इस समय पर क्या जर्मनी जाना था? प्रेमचंद अग्रवाल जी को मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम भाजपा की और कांग्रेस के नेताओं से, कि क्या इस समय प्रेमचंद अग्रवाल जी को जर्मनी जाना था? और कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लोग कहते हैं ना स्विस बैंकों में पैसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्विस बैंकों से पैसा निकाल के पार्टी फंड को देके अपने को बचाने में लग गए। ऐसा नहीं होगा इस प्रदेश में। प्रदेश का युवा जाग चुका है, मातृ शक्ति जाग चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 75 जो ट्रांसफर आदेश थे उनको खत्म कर दिया, ये उनके लिए बधाई हो। बीच बीच में हालांकि वो बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ डिसीजन उन्हें और मजबूती से लेने पड़ेंगे। CBI जांच की मांग, वर्षवार नियुक्ति और इस स्वास्थ्य और तमाम शिक्षा पे उन्हें संज्ञान लेना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। लेकिन जो मुख्य विषय लगातार लोकायुक्त की मांग को लेकर के है, जिसको लेकर के लंबे समय से धरना प्रदर्शन इस पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि लोकायुक्त ही एक ऐसा एक ऐसी जो है पकड़ कम से कम पूरे उत्तराखंड के भ्रष्टाचारियों पर रख सकता है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो है हमने एक भ्रष्टाचार के लिए जो है एक नंबर जो है जारी किया है, उस पर लोग कॉल करेंगे, मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करेंगे, उस पर जो है शिकायत जो है दर्ज करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो है निस्तारण कई बार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है खाली जी। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एक हमारे बोठियाल जी बैठे हुए हैं
ऋषिकेश में अपनी ज़मीन के लिए। उन्होंने सारे के सारे उसमें भी दे रखा है, जो मुख्यमंत्री के आवास से वो निकला हुआ कि इसमें आप शिकायत दर्ज करें, उसमें भी कर रखा है। और उन्होंने बहुत जगह कर रखा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये खाली जनता को एक गुमराह करने का एक तरीका है कि हमने ये खोल रखा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारा ये कहना है उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के सारे लोग, अभी पिछले समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था मैं चौकीदार हूँ, तो उत्तराखंड के सारे लोग चौकीदार बन गए थे। तो मेरा सारे चौकीदारों से ये कहना है, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, जितने भी हैं, कि आप परसों आइए। चौकीदार के टाइम पे चोरी हो गई है, हाँ जी 22 तारीख को, तो आप उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे कि भाई चोरी हुई है तो चोरी के खिलाफ हल्ला होना चाहिए। तो इसलिए हमारे साथ सारे के सारे आए, सचिवालय पूछ करें कि हम बोले कि ये चोरी हुई है, इसकी ये जितने भी चोर हैं, जो बड़े चोर हैं वो फंसने चाहिए, जो मगरमच्छ है, अजगर है, वो फंसने चाहिए। छोटे छोटे मच्छी पकड़ के, खाली एसटीएफ ने जो छोटी मच्छी पकड़ी है वो ठीक है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है उनके लिए सीबीआई जरूर चाहिए। सीबीआई आएगी तो उन पे कार्रवाई होगी, नहीं तो ये खाली उनको देख के सारा के सारा मामला दबा दिया जाएगा और उसमें कार्रवाई नहीं होगी। हमारा सीधा कहना है कि उत्तराखंड के जितने भी चौकीदार बने हुए सारे आप आइए हमारे साथ, और सचिवालय में हम लोग पूछ करते हैं, बोलते हैं चोरों को पकड़ो, मेन चोरों को पकड़ो। बिल्कुल। दरअसल ये लड़ाई जो है किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई जो है सिर्फ कांग्रेस या सेवा स्वराज दल या उत्तराखंड क्रांति दल या फिर अन्य जितने दल उत्तराखंड के भीतर है, ये लड़ाई उनकी नहीं है। ये अस्मिता का सवाल है, ये कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके भविष्य का सवाल है। क्योंकि चाहे वो लोकायुक्त की मांग हो या विभिन्न मांगे यहाँ पर लिखी गई हो, उत्तराखंड जो गैरसैंण राजधानी की मांग हो, जो विधायक और उनके जो सांसद हैं उनके पेंशन में जो लगातार उनके जो है वेतन भत्तों में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर के जो मांग है, इसके अलावा मूल निवास को लेकर के जो मांग है, ये उत्तराखंड की मूल मांगे हैं और लगातार उसके लिए उत्तराखंड की जनता को भी आगे आना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह नेगी लगातार जनता को भी कहीं न कहीं कुरेदने का काम करते हैं, कि जनता को भी जगाने का काम करते हैं अपने गीतों के माध्यम से। और अब वो समय आ चुका है, जैसे कि उत्तराखंड आंदोलन का समय था, वैसा ही समय इस बार भी फिर से एक बार आ चुका है, क्योंकि क्रांति का दौर है। इस क्रांति के दौर में कहीं न कहीं युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। पहाड़ टीवी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवाओं की आवाज को लगातार बुलंद करता रहा है। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।